नहीं देखिए, इसके पहले सीबीआई ने भी पूछताछ की थी और अब ईडी पूछताछ कर रही है। देखिए, मामला ये है कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस समय सैकड़ों लोगों को नौकरी देने के बदले में जमीन लिखवा ली गई थी और उसमें से एक संपत्ति जो है वो D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, और जहाँ पर एके इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और एबी एक्सपोर्ट्स, इन दो कंपनियों का ये मुख्यालय है और वहाँ एक 150 करोड़ का मकान है, जिस मकान को के मालिक आज के डेट में, आज की तिथि में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, जिसे मात्र 4 लाख रुपए में खरीद लिया गया था। और ये जो दोनों कंपनियां हैं, इन्हीं कंपनियों को ज़मीन बेची गई थी। जिन लोगों को नौकरी मिली थी उन लोगों ने अपनी ज़मीन लिखवा लिया था इन्हीं कंपनियों के नाम, और अब इस कंपनी के मालिक बन गए तेजस्वी प्रसाद यादव। तो मैं समझता हूँ कि इसी सारे मामले की पूछताछ ईडी कर रहा होगा कि आखिर 4 लाख में कैसे आपने दिल्ली के पॉश इलाके में और एक मकान, 4 मंजिला मकान खरीद लिया जिसकी आज कीमत 150 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। और जिन लोगों को रेलवे में नौकरी मिली उन लोगों ने एके इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को अपनी ज़मीन लिखवा दिया और उस कंपनी का आप मालिक बन गए। तो आज आप उस ज़मीन के मालिक है और जिस ज़मीन को रेलवे में जिनको नौकरी मिली थी उन लोगों ने उपलब्ध कराया था, उन लोगों ने बेचा था। और देखिए, पूरा मामला श्री ललन सिंह का ही उजागर किया हुआ है। 2007 में जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उसमें ललन सिंह मिलने गए थे मनमोहन सिंह जी से और उन्होंने एक ज्ञापन दिया था और कहा था कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए कि लालू यादव रेल मंत्री रहते किस तरह से रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लिखवा रहे। वही मामला है जिसकी जांच हो रही है। बात अलग है कि आज ललन सिंह ने लालू यादव से हाथ मिला लिया हो, लेकिन ये पूरा मामला उजागर किया हुआ जनता दल यू के नेताओं का ही है। देखिए, इसका कोई संबंध सरकार बनने और नहीं बनने से। भाई, आपने को जवाब देना चाहिए उन मुद्दों का। क्या ये बात सही नहीं कि आप एक इंफोसिस्टम के मालिक हैं, आप एबी एक्सपोर्ट्स के मालिक हैं? तो ये बताना पड़ेगा ना कि आखिर आपने कैसे 4 लाख रुपए में 150 करोड़ का जो आज मकान है उसका मालिक कैसे बन गए। इन बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो भ्रष्टाचार कीजिएगा, भ्रष्टाचार में लिप्त रहिएगा और कहिएगा हमको फंसाया जा रहा है। अगर लालू यादव को कोई बचा नहीं पाया, जिस देवगौड़ा को लालू यादव ने प्रधानमंत्री बनाने में मदद किया, वो भी लालू यादव को बचा नहीं पाए और चारा घोटाले के 4 मामले में लालू यादव को सजा हो गई। तो देखिए, अगर आप गलत काम करेंगे, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे तो कोई भी आपको बचा नहीं सकता है। नहीं, ये गलत कर रहे हैं। ये देखिए, इसका जो प्राथमिकी दर्ज हुई है वो सरकार बनने के, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के 3 माह पूर्व एफआईआर दर्ज हुआ है और इसकी जो प्रारंभिक जांच की जो एफआईआर होती है, प्रारंभिक जांच का जो मुकदमा दर्ज होता है वो 1 साल पहले हुआ है और ललन सिंह ने 15 साल या 14 साल पहले ज्ञापन दिया था। तो ये मामला पुराना मामला, कोई नया मामला नहीं है। और ये भी जो कहते हैं ललन सिंह या आरजेडी करो कि मामला बंद कर दिया गया, कभी कोई मामला बंद नहीं किया गया। बात अलग है कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उस संचिका को प्रधानमंत्री सचिवालय से गायब करा दिया गया था, ये बात अलग है। लेकिन जब एनडीए की सरकार में, तो यही ललन सिंह हैं जिन्होंने फिर सीबीआई को वो सारे कागजात सौंपे और उसकी जांच चल रही है। तो इसको सरकार बनने और बिगड़ने से कोई इसका संबंध नहीं है। देखिए, आज सत्येंद्र जैन 1 साल से ज़्यादा समय से जेल के अंदर बंद है। क्यों नहीं इनको बेल मिल पाया? क्यों मनीष सिसोदिया का बेल बार बार रिजेक्ट हो रहा है? और क्या सीबीआई या ईडी ये क्या कोई एंटी नेशनल फोर्सेस हैं? आखिर गिरफ्तार किसने किया? जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया। तो क्या आप ये करें कि जो जांच एजेंसियां सीबीआई, ईडी, ये सारे लोग जो हैं ये देशद्रोही ताकतें हैं? और अगर आपका इशारा बीजेपी की ओर है तो बीजेपी पर कभी भी देशद्रोह का कोई आरोप नहीं लगा सकता है। ये देशभक्तों की पार्टी है और ये राष्ट्रवाद के समर्थन देने वाली पार्टी है। देखिए, राहुल गांधी की अगर हिम्मत है तो दोबारा सौर के बारे में बोलकर दिखलाए। और अगर वो देशद्रोही हैं, अगर गद्दार हैं, उन्होंने माफ़ी मांग लिया, तो फिर इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने उनके सम्मान में डाक टिकट क्यों जारी किया? श्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में जो गृह मंत्रालय का एक कोष होता है, उस कोष से उनकी बीमारी के इलाज के लिए 3000 रुपये की मदद की थी। इतना ही नहीं तो महाराष्ट्र में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने लगभग 2 साल तक 300 रुपया प्रति माह उनके परिवार को आर्थिक मदद की, चूँकि वो गंभीर रूप से बीमार थे और उनके पास इलाज के लिए भी पैसा नहीं था। और राहुल गांधी के जो दादा हैं फिरोज गांधी, उन्होंने संसद में जब महेंद्र प्रताप नाम के एक निर्दलीय सांसद ने एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया, इसमें देश के
क्रांतिकारियों को सम्मान करने से जुड़ा मामला था। और उसके इंट्रोडक्शन पर जब विरोध हो रहा था तो फिरोज गांधी, AK गोपालन, ऐसे लोग उसके पक्ष में खड़े हो गए और कहा कि इस प्रकार से बिल का विरोध किया जाना उचित नहीं होगा। तो राहुल गांधी को अपने दादा फिरोज गांधी को पढ़ लेना चाहिए कि उन्होंने उस समय क्या कहा था। एक समय में CPM के नेता, CPI के नेता जो HN मुखर्जी, जब मृत्यु हो गई सावरकर की, तो संसद में उन्होंने कहा कि उनके सम्मान में और लोगों को बोलने का अवसर दिया जाए। तो जिस महान क्रांतिकारी को देश जिसकी पूजा करता है, जिसके 3 भाइयों को काला पानी की सजा हुई, जिसने अपनी जवानी के 13 साल से ज़्यादा और अंडमान निकोबार की जेल के अंदर बिता दिया, सेलुलर जेल में बिता दिया, और उस व्यक्ति को आप कहते कि गद्दार है, उसने माफ़ी मांग लिया। इसलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी में अगर हिम्मत है तो फिर एक बार फिर बोल कर देखें। महाराष्ट्र में जो उनका महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है वो गठबंधन टूट जाएगा।